लोडिंग। आप में से ज्यादातर घर खरीदारों ने इस एक टर्म का तो सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, बिल्डर उन्हें इतनी चीटिंग करते हैं कि वो मजबूरी में लोडिंग को समझना शुरू कर देते हैं। अक्सर एक घर खरीदार यह बात नहीं समझ पाता है कि 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी में उसे हार्डली 500 स्क्वायर फीट का यूजेबल कारपेट एरिया क्यों मिल रहा है। क्या होता है लोडिंग? लोडिंग वो शेयर होता है जो बिल्डर के सुपर बिल्टअप एरिया में आपके कारपेट एरिया, यूजेबल कारपेट एरिया के बियॉन्ड जो पैसा लिया जाता है वो लोडिंग है। क्या ये लीगल है? क्या ये फेयर है? रेरा से उम्मीद थी कि वो ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस को बंद कर देगा और डेवलपर सिर्फ कारपेट एरिया पे ही प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, ना कि सुपर बिल्टअप एरिया पे। आयरनी ये है कि इंडिया के ज्यादातर मार्केट्स में आज भी रेरा के होते हुए बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया पे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जिसमें लोडिंग परसेंटेज 40 से 50% के आसपास है। सुपर बिल्टअप एरिया के जो है वो कारपेट एरिया के बियॉन्ड जो पैसा आपसे लिया जाता है उसको सुपर बिल्टअप एरिया कहते हैं, और उसमें क्लब, स्विमिंग पूल, गार्डन इत्यादि जो एमिनिटीज होते हैं उसके नाम पर लिया जाता है। ये एक फंडामेंटल सवाल यहां खड़ा होता है, इंडियंस को जब इतना लोडिंग फेस करना पड़ता है तो वो ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्यों जाते हैं जहां अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज होती हैं, जबकि बहुत सारे घर खरीदार ऐसे हैं जो ओल्डर अपार्टमेंट में जाते हैं, ओल्डर बिल्डिंग में जाते हैं जहां कोई एड ऑन फीचर नहीं होता लेकिन लोडिंग भी नहीं होती है। और इसीलिए हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या फायदे नुकसान है एक बेयर शेल प्रॉपर्टी खरीदना का, बजाय इसके कि आप उस अपार्टमेंट में खरीदें जहां बहुत सारे एमिनिटीज हैं और उसकी लोडिंग आपको चार्ज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राधिका मेहता एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है जिन्होंने एक अपस्केल 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी खरीदी है वैशाली गाजियाबाद में, जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे है, और उस प्रॉपर्टी की प्राइस है 2 करोड़ रुपए। अब ये जो नई कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत सारे हाई एंड एमिनिटीज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स हैं, जिसमें कोई भी उनके फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों को जलन हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर के दूसरी तरफ उनके फ्रेंड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने सार्थक शर्मा, जिन्होंने एक घर खरीदा है पटपड़गंज में। उन्होंने प्रेफर किया है एक ओल्डर अपार्टमेंट में जाने के लिए जहां की कोई ज्यादा लोडिंग नहीं है लेकिन वहां बहुत सारी एमिनिटीज नहीं है, बहुत सारे एड ऑन फीचर्स नहीं है। ये जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है ये सिर्फ और सिर्फ एक बेयर शेल दे रहा है, और यहां पे एमिनिटीज और एड ऑन का कोई कॉस्ट भी उन्हें बियर नहीं करना पड़ रहा है। अब दोनों के घर में जो हाउस वार्मिंग पार्टीज हुई थी उसमें एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ दिख रहा था दो घरों के बीच में, जहां राधिका के घर में, और वो उन बहुत ज्यादा बोस्ट ऑफ कर रही हैं कि उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि अब वो एक ऐसे घर में रहेंगी जहां की जो घर एक लोडेड है, बहुत सारे कम्युनिटी क्लब्स के साथ, स्विमिंग पूल है, जिम है, थिएटर है, स्पोर्ट्स ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऐसे एमिनिटीज हैं जो लाइफ इनहांसिंग फीचर्स इसको कहा जा रहा था। हर किसी ने यह भी महसूस किया कि उनका 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट काफी क्रैम्प्ड था एक एवरेज फैमिली के रहने के लिए। दूसरी तरफ सार्थक शर्मा का जो घर था वो 1500 स्क्वायर फीट का ही था लेकिन काफी स्पेसियस दिख रहा था, और ऐसा इंप्रेशन जा रहा था कि उन्होंने एक काफी बड़ा अपार्टमेंट खरीदा है, सेम प्राइस में उन्होंने काफी बड़ा अपार्टमेंट खरीदा है। हालांकि सार्थक शर्मा ने प्रेफर किया था, बहुत लोगों को लगा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया था कि वो टेम्प्टेड नहीं होंगे बहुत सारे मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, और उसका जो आज जो वो मॉडर्न एमिनिटीज इंट्रिंसिक पार्ट बनता जा रहा है हाई राइज बिल्डिंग्स का, वो उन्हें नहीं चाहिए थे। अब यहां पे एक बहुत वाजिब सा सवाल उठता है जो बहुत सारे होम बायर्स को कंफ्यूज करता है अक्रॉस द मेजर इंडियन सिटीज। किसने
एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लिया है इन दो बायर के बीच में, जहां एक तरफ 1500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में राधिका जो है उनको यूजेबल कारपेट एरिया सिर्फ 850 स्क्वायर फीट मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सार्थक के पास 1500 में उनको क्लोज टू 1300 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिला है। उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेस पर स्क्वायर फीट एक्चुअली काफी कम हो जाता है। इंडिया का हाउसिंग मार्केट में एक कांस्टेंट ग्रोथ कर्व देखने में आया है पिछले काफी सालों से, और ज्यादा से ज्यादा जो अब प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें बहुत सारे एमिनिटीज हो रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन किए जा रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो कि न्यू एज बायर्स को पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा ओपन स्पेसेज और एमिनिटीज जो कॉमन एरिया में होते हैं उसका एक कॉस्ट होता है। ये प्रोजेक्ट की एक मार्केटेबिलिटी के लिए, सेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो इतने एमिनिटीज के साथ लोडेड हैं वो उसका एक एज भी है सेल्स मार्केट में, लेकिन उसका एक कॉस्ट है जो बायर को बियर करना पड़ता है, और वही लोडिंग है। ये जो एमिनिटीज होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं आपके ही कॉस्ट पे और आपके ही पर कॉस्ट प्रॉपर्टी प्राइस में ये आता है। आपके ऊपर न सिर्फ लोडिंग होती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस उसमें हायर हो जाते हैं, रिड्यूस्ड कारपेट एरिया मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं दो होम बायर जो राधिका और सार्थक हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ। क्या है लोडिंग? लोडिंग वो है जो एमिनिटीज क्रिएट किया जा रहा है, ओपन स्पेसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, और यही एक बोन ऑफ कंटेंशन भी हो जाता है बिल्डर और बायर के बीच में, क्योंकि बहुत सारे केसेज में बायर्स को ऐसा लगता है कि उसको एमिनिटीज तो चाहिए, उसके प्रेफरेंस हो सकते हैं, लेकिन उसे लगता है कि बिल्डर ने एक्स्ट्रा लोडिंग करके उसके साथ चीटिंग की है, एक्स्ट्रा एमिनिटीज क्रिएट करने के नाम पर उसको काफी कम कारपेट एरिया दिया गया है। वो उसकी अफोर्डेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है एक आम बायर के। डेवलपर्स की बात करें तो डेवलपर्स का कहना है कि एमिनिटीज और इनहांस्ड लाइफस्टाइल जो है वो ही एड ऑन हो रहा है लोडिंग में। वो यहां तक कहते हैं कि ये बात ट्रांसपेरेंसी की है, और अगर डेवलपर ने ये एमिनिटीज प्रोवाइड किया है और अपफ्रंट बायर को डिक्लेयर करके किया है, तो अब जाकर बायर ऐसी चीजों को मांग भी रहा है, तो इसको हम चीटिंग नहीं कह सकते हैं, इसमें कोई बिल्डर की गलती नहीं है। बायर्स भी आज बड़े आप हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं इन्हीं एमिनिटीज के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके टिकट साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा अपार्टमेंट है और आपको उसका कितना पैसा देना पड़ रहा है। आप जार्गन कुछ भी यूज करें, अपफ्रंट 1000 स्क्वायर फीट कहें या 1200 स्क्वायर फीट कहें, आपका कारपेट एरिया सेम होता है एमिनिटीज की वजह से। बिल्डर जो है वो इवेल्युएट करते हैं प्राइस क्या ले रहे हैं और कितना स्पेस आपको दे रहे हैं। बिल्डर्स ये भी कहते हैं कि आज की तारीख में सब कुछ रेरा कॉम्प्लायंट हो गया है और आपको सब कुछ अपफ्रंट डिक्लेयर करना पड़ रहा है, इसीलिए कोई मिसमैच नहीं हो सकता है एमिनिटीज में और कारपेट एरिया में। ये बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है और केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है, क्योंकि आप एक बिल्डर उतना ही कंस्ट्रक्ट कर सकता है जितना कि अथॉरिटीज ने उसे एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे कंस्ट्रक्ट करने का अलाउ किया है। अगर एक डेवलपर एमिनिटीज को कर्टेल भी कर दे और ज्यादा कारपेट भी देना चाहे, तो हर घर खरीदार को, हर यूनिट को 10% से ज्यादा कारपेट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। जहां तक रेशियो की बात है, 5% से ज्यादा आपका कारपेट एरिया नहीं बढ़ जाएगा अगर आपको कॉमन एरिया पे और एमिनिटीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। बिल्डर्स के अनुसार वो कटिंग द कॉर्नर नहीं कर रहे हैं कारपेट एरिया के साथ, लेकिन प्राइस पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस एक्सटेंट तक वो ज्यादा ओपन स्पेसेज और एमिनिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री एनालिस्ट जो ज्यादातर इंडस्ट्री इंसाइडर्स ही हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहते हैं कि अब एस्पिरेशन बदल रहा है, लोगों के नीड्स बदल रहे हैं, और जब आप एक इंडिपेंडेंट हाउस से निकलकर हाई राइज अपार्टमेंट में जाते हैं तो होम बायर्स को ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज की जरूरत पड़ती है। आपको कॉमन एरिया चाहिए, लॉबी चाहिए, क्लब चाहिए, क्योंकि बाहर में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर
आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, और जितने सारे एमिनिटीज क्रिएट किए जा रहे हैं सब कुछ आपको विद इन द कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है। वो यहां तक कहते हैं कि वॉल की थिकनेस जो है वो ही 7 से 8% का आपका कारपेट एरिया कंज्यूम कर लेता है। सो किसी को तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब अगर आप ओपन एरिया नहीं रखेंगे क्लोज टू से 15%, तो आप बायर को वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहे हैं, आप ब्रीथेबल स्पेस नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्डर्स का कहना है। अगर बिल्डर्स की बात माने तो इंडियंस को अपने एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। इंडियंस को अपने वो प्री डिटरमाइंड नोशन से निकलकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आज एस्पायर भी कर रहे हैं कि वो काफी कंफर्टेबली रह सकें। बिल्डर्स मेंटेन करते हैं कि बॉटम लाइन जब वो कैलकुलेट करते हैं तो लोडिंग को, तो उसमें वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, और अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं और बायर को चीट नहीं कर रहे हैं तो बायर को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर ने अपने एक प्रोजेक्ट में और बालकनी को खत्म कर दिया। उसने बालकनी नहीं बनाई क्योंकि उसे ऐसा लगा कि बालकनी यूज नहीं होती, और इसके बदले में उसने कारपेट एरिया को बढ़ाना चाहा, लेकिन मार्केट में वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया। सो बिल्डर्स के अनुसार ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बायर के चॉइसेस क्या हैं, और दोनों तरह के प्रोजेक्ट के टेकर्स हैं, दोनों तरह के प्रोजेक्ट के अपने बायर्स हैं। प्रॉब्लम और जो सस्पिशियन होता है बायर के मन में, एक जो संदेह होता है, वो अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होने के पहले बेच दिया जाता है, और एक एंड यूजर ने एक्चुअली अपार्टमेंट को अंदर से देख नहीं रखा होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसे कारपेट कम मिला है। अब पुरानी बिल्डिंग की बात करें तो वो तो सेकेंडरी मार्केट में मिल रहे हैं, जहां की एक बायर जाकर देख सकता है कि वो क्या पे कर रहा है और बदले में उसको क्या मिल रहा है। अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज की कॉस्ट है, और उससे कॉम्प्रोमाइज करना और कारपेट एरिया बढ़ाना बिल्डर्स समझते हैं कि आज के मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एक हाउसिंग मार्केट जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, यहां कोई स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग फॉर्मूला भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाउसिंग जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। हर बजट सेगमेंट के अलग डिमांड्स होते हैं, बायर्स के अलग एस्पिरेशंस होते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, वो कहते हैं कि एक अपर लिमिट फिक्स हो जाना चाहिए लोडिंग का अलग अलग सेगमेंट ऑफ हाउसिंग में। आप अफोर्डेबल हाउसिंग में 50% लोडिंग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म्ड होम बायर भी जो होता है, जो समझता है कि टर्म्स जो है सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया और लोडिंग परसेंटेज क्या होता है, वो भी ये खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाता है। एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में जहां हर बिल्डर लोडिंग की अपनी अलग परिभाषा लेकर बैठा है, हर स्पेसिफिकेशन की अलग परिभाषा लेकर बैठा है, रियल एस्टेट बिजनेस की ही अलग परिभाषा लेकर बैठा है। अब नए बिल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? जो नए अपार्टमेंट हैं उसमें आपको लाइफस्टाइल ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे एमिनिटीज कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको सब कुछ मिल रहा होता है, बहुत ओपन स्पेस मिलते हैं, एक डेजिग्नेटेड कॉमर्शियल जोन होता है जो आपकी डेली यूटिलिटीज की नीड्स को पूरा करता है। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आपका कारपेट एरिया कम हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। अब पुरानी बिल्डिंग की बात करें, पुरानी बिल्डिंग के एडवांटेज क्या है? कोई एक्स्ट्रा लोडिंग ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा कारपेट एरिया मिल जाता है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत रिजनेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? पुरानी बिल्डिंग के डिसएडवांटेज है कि कोई एमिनिटीज नहीं मिलती हैं, डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस पुराने होते हैं, रीसेल मार्केट में आज की तारीख में उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसलिए ये बायर का कॉल है कि वो किस तरह की एमिनिटीज के चाहता है और उसके लिए वो कितना लोडिंग पे करने को तैयार है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि चूंकि एक डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सस्पिशियन बना रहता है बायर के मन में। यह सिर्फ और सिर्फ दूर हो सकता है जब एक स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस हो कि एक बिल्डर सिर्फ कारपेट एरिया पे बेच सकता है, ना कि सुपर बिल्टअप एरिया पे बेच सकता है। क्या यह ऐसा होगा?
मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे एथिकल सवालों के जवाब मैं कैसे दूं एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में, इंडिया जैसे हाउसिंग मार्केट में। सो आई जस्ट रेस्ट माई केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।